Hey everyone, welcome to Rise Up Economics classes. In the last video, we started a new chapter of macroeconomics for class 12, that is balance of payments. उस वीडियो में हमने देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, उसकी डेबिट साइड के आइटम्स कौन से होते हैं और उसकी क्रेडिट साइड के आइटम्स कौन से होते हैं। आज हम उन्हीं डेबिट और क्रेडिट साइड के आइटम्स को उसके बीओपी के कंपोनेंट्स में फिट करेंगे। बीओपी के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, मैंने आपको उस वीडियो के एंड में बताया था। एक होता है हमारा करंट अकाउंट और एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। ये दो हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं। किसके होते हैं? बीओपी के होते हैं। किसके होते हैं? बीओपी के। तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारी रिकॉर्ड होती हैं? रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू सर्विसेज, रिलेटेड टू इनकम्स एंड करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स को हम और क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। और क्या बोलते हैं? वन साइडेड। वन साइडेड पेमेंट्स और रिसीट्स। जैसे वो क्रेडिट में जाएगा तो वन साइडेड रिसीट्स, और अगर डेबिट में जाएगा तो वन साइडेड पेमेंट्स। तो करंट अकाउंट के मेन कंपोनेंट्स क्या है? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स। इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्या आता है? डिविडेंड्स आ गया, इंटरेस्ट आ गया, हमारा रेंट आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो ये सब कहाँ जाएगा? इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स। और ये कहाँ आएगा? करंट अकाउंट के अंदर आएगा हमारे। नेक्स्ट इज करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर फॉर एग्जांपल रेमिटेंसेस, फॉरेन एड, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एटसेट्रा। ये जो वन साइडेड पेमेंट्स या वन साइडेड रिसीट्स होती हैं, ये सारे आइटम्स हमारे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? ये सारे आइटम्स हमारे रिकॉर्ड होते हैं करंट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं? Transactions which cause a change in the assets or liabilities of the country। वो वाली ट्रांजैक्शंस जिससे हमारी कंट्री की एसेट्स या लाइबिलिटीज के अंदर चेंज आता है, वो हमारी आती है कैपिटल अकाउंट के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है हमारे पास? सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो एक कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ कंट्री ए कंट्री ने बी कंट्री के अंदर कोई एसेट परचेज कर लिया। क्या परचेज कर लिया? कोई एसेट परचेज कर लिया। तो ए कंट्री को बी कंट्री के अंदर उस एसेट के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा, डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हमारी कंट्री में एक बर्गर का ब्रांड है, मैकडोनल्ड्स। सबने सुना होगा मैकडोनल्ड्स। ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ये है यूएसए की कंपनी। यूएसए से इसका ओरिजिन हुआ है। इंडिया के अंदर सिर्फ इसकी एक ब्रांच है। तो यूएसए ने इंडिया के अंदर क्या किया हुआ है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड्स की ब्रांच है जिसका डायरेक्ट कंट्रोल यूएसए के पास है। और उसके सारे डिसीजन कौन लेता है? उसके सारे डिसीजन यूएसए लेती है, इंडिया नहीं लेती। चाहे इंडिया के एम्प्लॉयज है वहां पे, इसमें मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं, पर डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में? यूएसए के हाथ में है। तो हम इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज इन डोमेस्टिक एसेट्स। डोमेस्टिक एसेट्स में जब कोई फॉरेन एंटिटी इन्वेस्ट करती है उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। In other words, it refers to the purchase of an asset such that it gives direct control to the purchaser over the asset। जैसे मैंने आप तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैकडोनल्ड्स है कहाँ की कंपनी? यूएसए की कंपनी। तो मैकडोनल्ड्स का डायरेक्ट कंट्रोल यूएसए के पास है। यूएसए ने इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सब में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो होती है हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंट्री ए के किसी बंदे ने कंट्री बी के किसी शेयर को खरीद रखा है,
अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा है, उसने इंडिया के रिलायंस की कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं, तो वो कहाँ आएगी? वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आएगी। अब उस बंदे को रिलायंस का डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं मिल रहा, दो ही इज हैविंग सम शेयर्स इन द रिलायंस कंपनी, स्टिल उसके पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास होगा? रिलायंस का, रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो ऐसी कोई परचेज एसेट की जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलता, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये हमारा नेक्स्ट इज लोन्स एंड बोरोइंग्स। या तो हमने किसी से लोन ले रखा है या किसी को लोन दे रखा है, तो इट इज एक्सटर्नल लोन्स टू और फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और इंस्टीट्यूशन। अगर हमने किसी से लोन ले रखा है तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, और हमने अगर किसी को दे रखा है तो वो कहाँ आएगा? हमारा डेबिट साइड में। तो ये वाले सारे जो आइटम्स हैं, ये हमारी कंट्री की एसेट्स या लाइबिलिटीज में चेंज लाते हैं। इसीलिए ये कहाँ आते हैं? ये आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये हमारे पास एक बीओपी का लेआउट है कि हाउ अ बीओपी लुक्स लाइक। पहले आता है हमारे पास करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, इसके अंदर क्या आती है? ये है क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। अच्छा, आपने एक नॉर्मल अकाउंट के अंदर देखा होगा कि यहाँ पे हम डेबिट लेते हैं, यहाँ पे हम क्रेडिट लेते हैं। पर बीओपी का जो अकाउंट होता है उसके अंदर यहाँ पे क्रेडिट आता है और यहाँ पे डेबिट आता है। उल्टा होता है, जनरल अकाउंट से उल्टा होता है। यहाँ पे यहाँ क्रेडिट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट आएगा। तो करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स है? क्रेडिट के अंदर आएगा एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम रिसीव्स। ये सारी इनफ्लो क्रिएट कर रही हैं फॉरेन एक्सचेंज का, तो ये कहाँ आएंगी? क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड में क्या आएगा? इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम पेमेंट्स। ये सारी हमारी क्या क्रिएट कर रही है? ये सारी हमारी आउटफ्लो क्रिएट क्रिएट कर रही है, तो ये आती है हमारी डेबिट साइड में। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज ये है कि एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इसको हम बोलते हैं विजिबल आइटम्स। इसको हम क्या बोलते हैं? विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनको टच कर सकते हैं, हम इनको फील कर सकते हैं, है ना? गुड्स को हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? विजिबल आइटम्स बोलते हैं। और हम सर्विसेज को क्या बोलते हैं? सर्विसेज हो गया या यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो गया या इनकम रिसीट्स हो गया। ऐसे ही डेबिट साइड पे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड पेमेंट्स, इनकम पेमेंट्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये सारी हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है इनविजिबल आइटम्स। क्या होती हैं ये हमारी? इनविजिबल आइटम्स। इनको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं। इनविजिबल है ना, ये हम देख तो सकते नहीं है इनको, तो ये हमारी होती है इनविजिबल आइटम्स। इसके बाद हमारा आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? लोन्स टेकन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हमारी आती है एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक एफडीआई। ये हमारा कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे आता है। फिर डेबिट साइड पे क्या आता है? लोन्स गिवन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आउटफ्लो हो रहा है ना, हमने किसी को लोन दे रखा है। इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी इंडिया की कंट्री ने किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, तो वो हमारा आउटफ्लो है पैसे का, तो वो कहाँ आएगा? डेबिट साइड के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। क्या है? टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। पहला है ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? मर्चेंडाइज बैलेंस भी इसको बोल देते हैं। इसका मतलब हम इसमें सिर्फ गुड्स कंसिडर कर रहे हैं, हम इसमें सर्विसेज कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम इसमें सिर्फ गुड्स कंसिडर कर रहे हैं। तो ट्रेड बैलेंस इज व्हाट? ट्रेड बैलेंस इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। अभी मैंने आपको बताया कि इनविजिबल्स क्या होती है? इनविजिबल्स वो होती है जिनको ना हम टच कर सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं।
तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में क्या क्या आएगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज आएंगी, इनकम रिसीट्स आएंगी और ट्रांसफर्स आएंगे। ये हमारी आ गई क्रेडिट साइड की आइटम। माइनस डेबिट साइड की आइटम्स में से भी सर्विसेज, पेमेंट एंड ट्रांसफर। इसके बाद हमारा आता है करंट अकाउंट बैलेंस। अब ये करंट अकाउंट बैलेंस हमारे पूरे के पूरे करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। मतलब पूरी की पूरी करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनकम रिसीव्स, ट्रांसफर, सारी की सारी क्रेडिट साइड की आइटम्स हमारी आएंगी। माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनकम पेमेंट्स, ट्रांसफर्स। तो सारी की सारी क्रेडिट साइड की आइटम्स माइनस डेबिट साइड की आइटम्स। इनको हम और कैसे लिख सकते हैं? ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। ट्रेड बैलेंस में क्या आ गया? हमारे गुड्स। और इनविजिबल्स के बैलेंस में क्या आ गया? हमारी सर्विसेज, रिसीट्स और ट्रांसफर्स। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा ये वाला बैलेंस भी आ जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस हमारे पूरे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, मतलब इनफ्लो ऑफ कैपिटल माइनस आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट इज ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस का मतलब होता है पूरे के पूरे बीओपी का बैलेंस। पूरे के पूरे बीओपी का बैलेंस मतलब करंट अकाउंट का जितना बैलेंस आएगा उसके साथ हमने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को भी ऐड करना है, प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स एंड ओमिशंस क्या होता है? कई बार बाय मिस्टेक हमारे से कोई एंट्री रह जाती है रिकॉर्ड करनी, बाय मिस्टेक हम भूल जाते हैं कुछ ऐड ऑन करना, कुछ रिकॉर्ड करना। तो वो हम कहाँ पे ऐड कर देते हैं? बाद में एरर्स एंड ओमिशंस में ऐड कर देते हैं। कहाँ पे ऐड करते हैं? एरर्स एंड ओमिशंस में। इसका सिर्फ इतना ही काम होता है कि अगर कोई एंट्री छूट गई है, पहले हमने करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी है, तो वो हम एरर्स एंड ओमिशंस में कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि एक टिपिकल पीओपी का अकाउंट दिखता कैसे है। कैसे दिखता है? यहाँ पे क्रेडिट साइड है, यहाँ पे डेबिट साइड है, सारी पेमेंट्स है, रिसीट्स है। सबसे पहले हमारा करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट की सारी आइटम्स यहाँ लिखी हैं क्रेडिट की, और यहाँ पे सारी डेबिट की लिखी हैं। फिर ये उनका बैलेंस आया हुआ है। यहाँ पे देखो, इसका ज्यादा है, इसका कम है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है ना, क्रेडिट साइड छोटी है। और उसके बाद हमारा कैपिटल ट्रांजैक्शंस। कैपिटल ट्रांजैक्शंस का मतलब वही है, कैपिटल अकाउंट की सारी आइटम्स। तो ये क्रेडिट की आइटम्स है, ये डेबिट की आइटम्स है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1100 है और यहाँ पे कितना? 930। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है, तो यहाँ पे क्या है? हमारा सरप्लस है, कैपिटल अकाउंट सरप्लस है। और अगर हम देखें, हम इसके बाद देखो यहाँ पे एरर्स एंड ओमिशंस पे लिख रखा है। एरर्स एंड ओमिशंस यहाँ पे 20। कुछ रह गया होगा रिकॉर्ड करना, तो उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट हमारा है ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट, इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आके हम इसी स्लाइड पे वापस रीड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक बीओपी का अकाउंट बना रखा है। ये एक बीओपी का अकाउंट है। यहाँ पे ये करंट अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 600, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस 650, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 1000 और डेबिट बैलेंस 400। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस को निकालना चाहें, ओवरऑल बैलेंस कैसे निकलता है? हमारा करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ये हमारा आ गया 550। 550 इज व्हाट? 550 इज अ पॉजिटिव वैल्यू। मतलब हमारे बीओपी में क्या है? हमारे बीओपी में सरप्लस है। हमारा जो बीओपी है वो सरप्लस के अंदर है। अगर मुझे इस सरप्लस को क्या करना है? मुझे इस सरप्लस को हटाना है। आई वॉन्ट माई बीओपी शुड बी इन बैलेंस। मेरा बीओपी बैलेंस में होना चाहिए, मतलब डेबिट साइड शुड बी इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो मैं क्या करूं? इसके लिए आरबीआई ने ऑफिशियल रिजर्व्स मेंटेन कर रखे होते हैं। क्या मेंटेन किए होते हैं? ऑफिशियल रिजर्व्स। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकता है इन रिजर्व्स में, गोल्ड भी हो सकता है। तो
आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास कुछ रिजर्व्स पड़े होते हैं। इन रिजर्व्स को आरबीआई अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। अगर हमारे पास यहाँ पे बीओपी में सरप्लस बैलेंस है, मतलब हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू है। एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी है? 550। 550 हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, ये 550 की वैल्यू को बीओपी से निकाल के कहाँ भेज देंगे? आरबीआई के इन ऑफिशियल रिजर्व्स में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे हम? 550 की इस वैल्यू को इस बीओपी में से निकाल के आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स में भेज देंगे। तो ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे, ऑफिशियल रिजर्व्स में ऐड ऑन हो जाएगा, ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे। और ये 550 की वैल्यू यहाँ से माइनस हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इससे हमारा क्या होगा, हमारा बीओपी बैलेंस हो जाएगा, हमारा बीओपी बैलेंस हो जाएगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। अगर ये हम यहाँ पे एक ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट बना दे और यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज इन रिजर्व्स के नाम से एक एंट्री लिखी है 550, क्योंकि यहाँ पे मेरा सरप्लस था ना पहले। देखो यहाँ पे मेरा सरप्लस था पहले 550 का। तो अब 550 के सरप्लस को हटाना है। हटाने के लिए मैं माइनस करूंगी। माइनस की एंट्रीज कहाँ आती है, नेगेटिव एंट्रीज कहाँ आती है? डेबिट साइड में आउटफ्लोज आते हैं सारे। इसलिए मैंने ये एंट्री डेबिट साइड में की है 550 की। ये 550 मैं यहाँ डेबिट साइड में एंटर कर रही हूँ, मतलब मेरे बीओपी से माइनस होके कहाँ ऐड हो रहे हैं? ये ऑफिशियल रिजर्व्स में ऐड हो रहे हैं आरबीआई के। आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे और यहाँ से मेरी क्रेडिट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और देखो यहाँ पे टोटल अब यहाँ पे सेम हो गया, ये अब मेरा जो बीओपी है वो बीओपी मेरा बैलेंस में आ गया। अब हम चलते हैं वापस उसी स्लाइड पे और रीड करते हैं फिर। आरबीआई होल्ड्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अ चेंज इन द रिजर्व्स सर्व्स एज अ फाइनेंसिंग आइटम इन बीओपी। मतलब कि जो चेंज इन रिजर्व्स है, हमने जो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में जो भी चेंज शो करना है, अगर हमारा सरप्लस या डेफिसिट है, तो वो बैलेंस करने के काम आएगा ना। बैलेंसिंग को हम यहाँ पे फाइनेंसिंग आइटम बोलते हैं। इफ द ओवरऑल बैलेंस इज पॉजिटिव, ओवरऑल बैलेंस इज पॉजिटिव मतलब हमारा सरप्लस है, इट कॉजेज इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, जब हमारा सरप्लस था तो हमने यहाँ से डेबिट करके ऑफिशियल रिजर्व्स में डाल दिया, तो ऑफिशियल रिजर्व्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। एंड इफ द ओवरऑल बैलेंस इज नेगेटिव, अब मान लो कि अब हमारा डेफिसिट में है बीओपी, हमारा क्या है? डेफिसिट में है बीओपी। तो हम क्या करेंगे? ऑफिशियल रिजर्व्स के अंदर से निकाल के, जो आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उसमें से निकाल के हम कहाँ पे ले आएंगे? बीओपी में ले आएंगे। तो ऑफिशियल रिजर्व्स कम हो जाएंगे और बीओपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो ये डेफिसिट की वैल्यू थी हमारी, नेगेटिव में वैल्यू थी, अब वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारी क्या होगी, जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड के इक्वल हो जाएगी। फिर हमारा जो बीओपी है वापस से बैलेंस हो जाएगा। इंक्रीज इन रिजर्व्स इज ट्रीटेड एज अ डेबिट आइटम। हमने देखा था कि जब हमने अभी एग्जाम्पल के अंदर इंक्रीज इन रिजर्व्स शो किया था, ऑफिशियल रिजर्व्स आरबीआई के इंक्रीज हो गए, तो वो हमने एंट्री कहाँ पे की थी? डेबिट साइड पे की थी। whereas decrease in reserves is treated as a credit item। अब यहाँ पे अगर हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स डिक्रीज होंगे तो हमारी ये एंट्री कहाँ पे आएगी? बीओपी के क्रेडिट साइड पे आएगी ये एंट्री हमारी। चले आगे। ये देखो, ये मैंने फिर से एक आपके लिए बीओपी अकाउंट यहाँ पे दिया है। इसके अंदर देखो, ये हमारे करंट अकाउंट की आइटम्स हैं। अगर हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स लेंगे तो हमारा क्या निकलता है? ट्रेड बैलेंस। और हम ये सारी इनविजिबल्स, ये हमारी सारी इनविजिबल्स हैं। अगर हम पूरे के पूरे का बैलेंस निकालें तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस निकलेगा। फिर हमारी ये कैपिटल अकाउंट की आइटम्स हैं। यहाँ पे हमने एरर्स एंड ओमिशंस लगा रखे हैं। अगर हम या इसका पूरा का बैलेंस निकालें हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस आएगा। और अगर हम इस पूरे के पूरे बीओपी का बैलेंस निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? ओवरऑल बैलेंस आएगा। ओवरऑल बैलेंस से हमें पता चलेगा कि हमने चेंज इन रिजर्व्स की एंट्री कहाँ पे कर दी है। हमने चेंज इन रिजर्व्स
क्रेडिट साइड पे डालना है या हमने चेंज इन रिजर्व्स को डेबिट साइड पे डालना है। और ये एंट्री करते ही हमारा क्या होगा, टोटल रिसीट्स इज इक्वल्स टू टोटल पेमेंट। हमारा जो बीओपी है वो बैलेंस कर जाएगा, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम एंड बीओपी एंड डिसइक्विलिब्रियम एंड बीओपी। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। जब हमारा बीओपी बैलेंस करता हो, जब बैलेंस उसका जीरो हो, मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है क्रेडिट और डेबिट साइड में, तो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है बीओपी के अंदर। ये तब होना चाहिए जब हमारा रिजर्व्स में कोई भी चेंज ना आए, हम रिजर्व्स को बिना छेड़े बैलेंस देख रहे हैं अगर बीओपी के अंदर, तो दैट इज इक्विलिब्रियम इन बीओपी। When inward flow of foreign exchange is exactly equal to the outward flow of foreign exchange without any change in the official reserves with RBI, which means current account balance plus capital account balance is equals to zero. Next is disequilibrium. Disequilibrium कब होगा, जब यहाँ पे ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन जीरो होगी। देखो, when sum total of current account balance and capital account balance is not zero and it causes the movement in official reserves। अब हमें पीओपी को बैलेंस में लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, हमें ऑफिशियल रिजर्व वाली एंट्री डालनी पड़ रही है बीओपी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए। अगर हमारा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो हमारा क्या होगा, सरप्लस होगा। और अगर हमारा वो बैलेंस लेस देन जीरो आ रहा है तो हमारा क्या होगा, डेफिसिट इन बीओपी होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस क्लास में सब समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर इट देयर ओनली। एंड इफ नॉट तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर आंसर करूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।